हेलो एवरीवन। अब हम चैप्टर 9 देखेंगे, क्लास 11 की चैप्टर 9 दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर को देखने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर से क्या क्या रिमूव या एडिशन हुआ है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर्स, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग एंड लिविंग स्टेट, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन और बायोस्फीयर। तो हमारे बायोस्फीयर में तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड इज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो जो ये वाइड वैरायटी की सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो ऑर्गेनिज्म क्या सेम केमिकल के बने हुए हैं, मतलब सेम एलिमेंट और कंपाउंड के बने हुए हैं। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री नाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। इफ वी परफॉर्म सच एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, animal tissue or microbial post to obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of living tissue। तो जब हम एनिमल की टिश्यू की या प्लांट टिश्यू की और माइक्रोबियल जो पेस्ट हैं उनका जब हम एनालिसिस करेंगे एलिमेंट का, तो देखने को मिलेगा कि सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो देखने को मिलेंगे इन पर यूनिट मास। उनके एक यूनिट मास को अगर हम लेंगे जिसमें लिविंग टिश्यू है, उस लिविंग टिश्यू में हमें ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर एलिमेंट देखने को मिलेंगे। इफ सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट। इसी तरह अगर हम केमिकल एनालिसिस करेंगे अगर हमने एक पीस लिया, अर्थ क्रस्ट की एक पीस लिया और उसकी एनालिसिस देखेंगे केमिकल एनालिसिस, तो क्योंकि वो नॉन लिविंग है फिर भी इनमें जो केमिकल का जो केमिकल कंपाउंड है या एलिमेंट और कंपाउंड्स हैं वो भी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे थे वैसे ही इस अर्थ क्रस्ट पे भी देखने को मिलेगा। सिमिलर लिस्ट वही देखें, उनमें भी कार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस देखने को मिलेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन टू लिस्ट? तो इन दोनों लिस्ट में डिफरेंस क्या है? इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। तो इसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो अर्थ क्रस्ट पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही टिश्यू में भी देखने को मिल रहे हैं। However, sample closer examination revealed that the relative abundance of carbon, hydrogen with respect to other element is higher in many living organisms than in अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट की अपेक्षा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन का अबंडेंस बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उससे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों की ही मात्रा है। ऐसा सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं, अर्थ क्रस्ट में इसका अपोजिट है। तो सिर्फ यही एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नाउ एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। कोई लिविंग टिश्यू लेंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या, we constitute asking some same way that type of organic compound are found in living organism। तो हमें किस टाइप के जो कंपाउंड मिलेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी टिश्यू में, किस टाइप के हमें
लिविंग या कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? टू गेट आंसर वन हैज़ परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। तो इसका आंसर हमें केमिकल एनालिसिस के थ्रू ही मिलेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिक किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। वी कैन टेक हम लोग क्या इसके लिए एक क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे। दैट इज़ एक लिविंग टिश्यू लेंगे किसी का भी, अगर प्लांट है तो उसका उसके वेजिटेबल मतलब वेजिटेटिव पार्ट का कुछ लेके, या तो अगर एनिमल है तो उसके लीवर पीस को लेके हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उनको पीसेंगे। इन पीस के फिर उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के मोर्टर एंड पेस्ट, ओखली और मूसल कुछ तो ऐसा होता है, उससे उसमें पीसा जाता था पहले के टाइम पे। तो आज के उसने इसीलिए बोला मोर्टर और पेस्ट के थ्रू हमें लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के उनको पीसना है। इसके बाद हमको उसकी एक स्लरी, एक गाढ़ा स्लरी की तरह मिलेगा हमें। तो हमें एक थिक स्लरी मिल जाएगा, एकदम जैसे चटनी को पीसते हैं तो जो ऐसा हमें पेस्ट मिलता है तो वैसा ही हमें मिल जाएगा। और फिर उसको हम क्या करेंगे, उनको हम स्ट्रेन दिस थ्रू द चीज क्लॉथ और कॉटन वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको जैसे स्ट्रेन करेंगे, मतलब कपड़े में रख के उसको क्या करेंगे, उसको मतलब उसको मरोड़ेंगे इसको, जिससे वहाँ उसका जो लिक्विड पार्ट है वो बाहर निकल जाए, और जो गाढ़ा पार्ट है, जो मतलब सॉलिड पार्ट है, वो कॉटन पे ही रह जाए। तो वन दिस कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली एसिड सॉल्यूबल पुल, एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिटेंडेंट एसिड इंसॉल्यूबल फ्रैक्शन। तो जो कॉटन कपड़े में ही रह गया, अगर हम स्ट्रेन करेंगे, उसको मोड़ेंगे कॉटन में वो स्लरी रख के, तो क्या होगा, जो सॉलिड पार्ट हो जाएगा होगा उसको रिटेंटेड कहते हैं, वो एसिड इंसॉल्यूबल होगा। और जो लिक्विड नीचे आ जाएगा स्ट्रेन करने के बाद, तो वो होगा एसिड सॉल्यूबल। साइंटिस्ट हैव टू फाइंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द एसिड सॉल्यूबल फुल। तो साइंटिस्ट ने 1000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोज की है जो एसिड सॉल्यूबल थे। और पढ़ने से पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो अर्थ क्रस्ट पे जो नॉन लिविंग थे उनमें क्या जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो, और लिविंग मैटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कंपैरिजन दिया हुआ है। तो अर्थ क्रस्ट पे देखो, ये अर्थ क्रस्ट पे है और ये ह्यूमन पे। तो अर्थ क्रस्ट पे क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है इतना है 0.14 एंड ह्यूमन बॉडी में 0.5। तो देखो कितना ज़्यादा ह्यूमन में। कार्बन जो होता है 0.03 अर्थ क्रस्ट पे होता है, जबकि सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें ह्यूमन बॉडी में। सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन जो 65 है और इनमें 46 है। नाइट्रोजन बहुत कम है और इसमें 3.3 होता है ह्यूमन बॉडी में। सोडियम 2.8 और इसमें 0.2। सोडियम काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वही तो बोला, सबसे ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो लिविंग में ज़्यादा है देन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट या नॉन लिविंग। बाकी सब क्या होगा, अर्थ क्रस्ट पे भी ज़्यादा हो सकता है या ह्यूमन में भी ज़्यादा, ह्यूमन में कम होगा, अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम है 2.1 एंड देखो इस सबसे कम देख रहे हो, काफ़ी कम देखने को मिल रहा है मैग्नीशियम इसमें। सिलिकॉन जो होता है इसमें सबसे निग्लिजिबल है ह्यूमन बॉडी में, और इसमें देखो सबसे ज़्यादा सेकेंड सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है अर्थ क्रस्ट पे। तो हम आगे की लाइन देखते हैं।
In higher classes, you will learn about how analyze the living tissue samples and identify particular organic compound. तो हम देखेंगे कि हायर क्लास में क्या देखेंगे, जो लिविंग टिश्यू है उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है ये देखेंगे. आई इट विल सफिश टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड देन सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल वन हैज सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स. किसी भी कंपाउंड को का हमें सेपरेशन करने के लिए बहुत सारे वेरियस सेपरेशन प्रोसेस के करना पड़ेगा. तो इससे हमें बाकी जो अदर कंपाउंड है उससे हमें एक कंपाउंड को सेपरेट करना पड़ेगा. तो ये सब बहुत बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है. इन अदर वर्ड्स आइसोलेट एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड. तो कंपाउंड को हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है उसको हमें आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना. एनालिटिकल टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड गिव एन आइडिया. अगर हम एनालिटिकल कंपाउंड का यूज़ करके देखो सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करके हम लोग ने एक कंपाउंड को अदर कंपाउंड से सेपरेट किया. वही एनालिटिकल टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल देंगे एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर भी पता कर लेंगे कौन सा कंपाउंड है. ऑल कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड. ये इम्पोर्टेंट लाइन देखो, वो सब कोई मतलब नहीं है. इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से ही आता है कि जितने भी कार्बन हैं, ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है, अगर वो कार्बन कंपाउंड है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बायो मॉलिक्यूल. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कार्बन कंपाउंड है तो हम उसे कहेंगे बायो मॉलिक्यूल. हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे. हाउ डू वी नो दिस. तो कैसे हमें पता चलेगा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग. स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैड टू बी. ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिक है कि नॉन ऑर्गेनिक है, बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैव बी डन. तो one way a small amount of living tissue says leaf or liver and this is called wet dry and dried. तो हम लोग क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे दैट इज लीफ प्लांट का या लीवर लेंगे एनिमल का. तो वो एक वेट है, मतलब वो उसमें साथ में वाटर भी है. तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे, इवेपोरेट करेंगे वाटर को, इसे ड्राई करेंगे. तो ऑल वाटर आज इवेपोरेट करेंगे तभी तो ड्राई होगा. इसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होगा गिव द ड्राई वेट. नाउ इफ द टिश्यू इज fully bond, all carbon compound are oxidized to gaseous form that is carbon dioxide and water vapor and are removed. तो जब हम पूरी एक बार वाटर को रिमूव कर दिए, फिर ड्राई कर लिए, उसके बाद भी हमने इनको पूरी तरह से बॉन्ड कर दिया, तो क्या होगा, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे वो होंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इवेपोरेट एंड ये जो गैसेस है ये रिमूव हो जाएंगी. व्हाट इज़ द रिमेनिंग. इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड ऐश. तो हम लोग जैसे कोई डेड बॉडी है तो डेड बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली उनको बर्न करते हैं. तो जो गैसियस कंपाउंड है वो उड़ जाते हैं. बाकी जो बचे हुए पार्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐश, राख. तो ऐश में क्या होता है, ऐश कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम. तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर आल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. तो कैल्शियम, मैग्नीशियम देखने को मिलते हैं हमें इनऑर्गेनिक में, और इनमें सल्फेट भी देखने को मिलते हैं, फॉस्फेट. ये सब क्या होते हैं, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में होते हैं. ये सब एसिड सोल्यूबल होते हैं. Therefore, after elemental analysis give the elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, while. ठीक है, तो हम लोग जब एलिमेंट के एनालिसिस करते हैं तो
कंपाउंड के जो कंपाउंड है टिश्यू में प्रेजेंट है, तो उनके एलिमेंट की जब एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वाइल द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। तो जो ये कंपाउंड हमने बोला, तो कंपाउंड हमें क्या बताता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बताता है किसी भी लिविंग टिश्यू का। तो लिविंग टिश्यू का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बना होता है। फिर हम केमिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक आइडिया आता है कि फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड एट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी सी सेल क्लासीफाई देम इनटू अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड फैटी एसिड। तो हम जब केमिकल पॉइंट के एक केमिकल जो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट होगा, जो जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, वो जितने भी कंपाउंड देखेगा वो किस फॉर्म में देखेगा, वो एल्डिहाइड उसका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन होगा, एरोमेटिक होगा, इस तरह से वो कंपाउंड देखेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो क्लासिफिकेशन कर देंगे उस कंपाउंड का, जैसे अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, फैटी एसिड है, तो ये सब चीज़ों में उनका क्लासिफिकेशन कर देगा। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो भी एक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये सब लाइन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अमाइनो एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके पास एक अमाइनो एसिड होता है एंड an acidic group are constituted on the same carbon, that is अल्फा कार्बन। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है एंड एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, और एक ही उसी कार्बन पे। जैसे मैं ये डायग्राम बना देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द, तो इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इस पे ही प्रेजेंट होते हैं ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो देखो हम लोग बनाते हैं, जैसे देखो एक कार्बन है COOH NH2 HR, तो ये जो R होगा यही वेरिएबल होगा, इसके ही चेंज होने से क्या होगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड बनेंगे। बाकी ये तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। और इसे अल्फा कार्बन क्यों बोला गया, देखो ये जो फंक्शन ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे ना, ये सब किस, तो फर्स्ट कार्बन है इसलिए ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे ही अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप अटैच है। ठीक है, समझ में आया आपको। मेरे पास अच्छा पेन नहीं है, अदरवाइज मैं अच्छे से आपको दिखाती। तो अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप, तो इसमें अमाइनो ग्रुप है NH2, एसिडिक ग्रुप COOH कंस्टिट्यूटेड ऑन द सेम कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्यों बोले, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो इसलिए क्या बनाएगा, अल्फा अमाइनो एसिड बनाएगा। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो R जो है यही वेरिएबल होगा। 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग ऑन 4 वैलेंसी पोजीशन। तो हाँ, एक कार्बन हमें, हाँ, ये कार्बन के क्या होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, और चारों पे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप देखने को मिलेंगे। एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बोक्सिलिक होगा, तीसरा क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा, और वेरिएबल R ये जो होगा यही वेरिएबल होगा। ठीक है, यही वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो आर देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, तो आर की वजह से बहुत सारे अमाइनो एसिड बनने वाले हैं। दोज विच आर आकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20, तो इस तरह से प्रोटीन जो बनते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड को मिला के क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो ही तो प्रोटीन बनते हैं। तो जो प्रोटीन बनते हैं उसमें वो कैसे अमाइनो एसिड होता है, वो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं कैसे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो ये केमिस्ट्री पार्ट में तो है आपको इसेंशियल नॉन इसेंशियल, या आपको अगर चाहिए रहेगा तो मैं बना के दे दूँगी आपको, अगर चाहिए रहेगा तो कमेंट करो, मैं आपको ये भी दे दूँगी। आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनस अमाइनो एसिड आर कुड बी हाइड्रोजन, तो आर ग्रुप क्या हो सकता है,
आर ग्रुप क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर वो हाइड्रोजन हुआ तो क्या बोलेंगे, उसको ग्लिसरीन बोलते हैं। आर ही तो वेरिएबल, ये बाकी वो तीन हाइड्रोजन जो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप तो कांस्टेंट है, पर आर ही वेरिएबल है। अगर आर पे एच लगा दिए तो ग्लाइसिन बनेगा, मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो एलानिन बनेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल मिथाइल मतलब CH2OH। तो अगर ये लग गया तो क्या बना लेगा, सेरीन। ठीक है, ये याद रखना है, तीनों क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर आर की जगह पे एच लग गया तो ग्लाइसिन, अगर मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 लगा तो एलानिन, CH2OH लगा तो सेरीन। इस तरह से हम 20 अमाइनो एसिड दे सकते हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड आर ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो जो 20 तरह के अमाइनो एसिड के, अगर हम किसी भी अमाइनो एसिड की एनालिसिस देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उनमें अमाइनो एसिड देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो जो अमाइनो एसिड बनेंगे, जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, उनमें क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होंगे दैट इज ग्लूटामिक एसिड, और जो बेसिक होंगे दैट इज लाइसिन, एंड न्यूट्रल जो होंगे वेलिन। तो एसिडिक कौन होगा, ग्लूटामिन जिसमें COOH, देखो एसिडिक वही होगा जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा हो, और बेसिक कौन होगा जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा हो, और न्यूट्रल होए मतलब दोनों जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप सेम है, नंबर सेम है। सिमिलर देयर आर एरोमेटिक अमाइनो, तो बहुत सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी देखने को मिलते हैं, जैसे टायरोसिन हुआ, फिनाइलएलानिन हुआ, ट्रिप्टोफैन हुआ। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH2 ग्रुप। तो अमाइनो एसिड का जो अभी आयनाइजेबल नेचर देखेंगे हम, तो ये किस पे डिपेंड करता है, अमाइनो एंड COH ग्रुप पे डिपेंड करता है। हेंस सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज। जैसे हम pH चेंज करेंगे तो जो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आयनाइज हो जाएगा और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो हम ही देखते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये R ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप देखो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो ये कब कंडीशन आएगी, जब pH कितना होगा, <7। <7 मतलब क्या हुआ, pH कितना होगा इसमें, pH <7। इसका मतलब समझ में आया, ये कौन सी कंडीशन हो गई, एसिडिक कंडीशन। तो pH अगर 7 से कम है तब क्या होगा, ये वाली कंडीशन आएगी। pH 7 से ज़्यादा है तो ये वाली कंडीशन आएगी, मतलब ये बेसिक कंडीशन है। तो ये बेसिक कंडीशन है 7 से ज़्यादा, और ये pH 7 पे ये कंडीशन है। इसको ज्यूटेरिक आयन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ज्यूटेरिक आयन। इसमें दोनों आयन देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हो, समझ में आया। हम आगे देखें, लिपिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। तो लिपिड वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और ये क्या फैटी एसिड भी हो सकते हैं, सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं। सिंपल फैटी एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं। फैटी एसिड है, फैटी एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अटैच टू R ग्रुप, तो उस पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो R ग्रुप कुड बी मिथाइल हायर नंबर ऑफ, तो R जो है इसमें वेरिएबल है, और वहाँ पे अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो कार्बन नंबर है 1 से 19 तक हो सकता है। तो क्या बनाएगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड 1 से 19 तक के कार्बन हो सकते हैं, और उस पर अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। ये देखो, इसे बोलते हैं, ध्यान में रखना, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। जो एरेकिडोनिक एसिड है उसके पास 20 कार्बन्स होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, ये वाला कार्बन जो है ना, इस कार्बन को इंक्लूड करके क्या होगा,
इस कार्बन को इंक्लूड करके 20 कार्बन का बनेगा एराकिडोनिक एसिड। तो 19 जो होंगे वो आर वाले होंगे और एक जो होगा कार्बोक्सिल ग्रुप वाला होगा। इस तरह से क्या होंगे 20 कार्बन के बनेंगे एराकिडोनिक एसिड। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो फैटी एसिड हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब सिंगल कार्बन के वाले और अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल डबल या ट्रिपल कार्बन वाले। तो कैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। तो सिंपल लिपिड जो दूसरा है दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हमें पता ही है ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन है। ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन क्या होता है, देखो CH2 CH2 ये कनेक्टेड है और यहाँ पे अटैच है। तो ये ट्राईहाइड्रोक्सिल प्रोपेन है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। और ये है सिंपल लिपिड्स। तो मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो बहुत सारे ऐसे लिपिड है जिसके पास ग्लिसरॉल है जो अभी मैंने बताया, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी है और उसके साथ साथ फैटी एसिड भी अटैच है। फैटी एसिड क्या होता है मैंने बता दिया। वो जो 19 तक आर ग्रुप हो सकता है और क्या होगा उस पर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड स्टेरिफाइड विद, यहाँ पे स्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे OH और COH में देखने को मिलेगा बॉन्डिंग। तो इसलिए स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल के साथ स्टेरिफिकेशन होगा। देन दे कैन बी मोनोग्लिसराइड। तो ये क्या स्टर है, ट्राइग्लिसराइड। दीज आर कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जो ऑयल और फैट है वो किस पे बेस्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे। इनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऑयल और फैट्स में हम कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट देख के। तो जो ऑयल है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल के पास जो होते हैं लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे जिंजली ऑयल्स हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए विंटर में कैसे होते हैं, विंटर में देखते हैं में भी ये वॉइस कैसे होते हैं, ये ऑयल की तरह ही रहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम द मार्केट। क्या हम हमारे फैट को पहचान सकते हैं। सम लिपिड है फास्फोरस एंड फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसके पास फास्फोरस रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फास्फोलिपिड। तो जैसे फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है या फास्फोरस मास में प्रेजेंट है, तो ऐसे लिपिड को क्या बोलेंगे, फास्फोलिपिड कहते हैं। और ये फास्फोलिपिड हमने अभी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ के आए। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल। तो लेसिथिन एक एग्जाम्पल है जो फास्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। Some tissue, especially neural tissue, have lipid with more complex tissue structures। तो कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये एक न्यूरल टिश्यू है जिसके पास लिपिड होते हैं विद द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो न्यूरल टिश्यू पे लिपिड प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच हाइड्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें जो कार्बन कंपाउंड मिलते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। तो है जैसे शुगर जो हमें मिलने वाले हैं, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, वो कैसे बनने वाले हैं, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं सब। और उसमें अगर देखो जैसे, एक मिनट में आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बना लेंगे, OH। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये शुगर है, ग्लूकोज। तो ये क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड। इधर इस साइक्लिक कंपाउंड पे अगर हम लोग नाइट्रोजन अटैच कर दिए तो शुगर प्लस नाइट्रोजन क्या बनाते हैं, याद करो, ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब शुगर और नाइट्रोजन इस पे फॉस्फेट भी जोड़ दिए तो क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये दोनों क्या होंगे, न्यूक्लियोसाइड। अगर ये तीनों मिला लेंगे तो शुगर और नाइट्रोजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा,
न्यूक्लियोसाइड, और शुगर नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट जोड़ लीजिए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने आपको जो कंपाउंड बनाया, सॉरी, तो ये जो कंपाउंड थे सब जो बनाए मैंने, अगर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे हम लोग ने नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया और यहाँ पे हमने फॉस्फोरस जोड़ दिया 5वें कार्बन पे, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस 5वें कार्बन पे जोड़, तो क्या हो जाएगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे इसके डायग्राम दिए हुए काफ़ी अच्छे से, तो मैं बस एक ओवरव्यू में बता रही हूँ। तो सम ऑफ दिस नाइट्रोजन बेसेस आर, अगर नाइट्रोजन बेसेस क्या क्या होते हैं हमें पता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, इस तरह से पाँच बेसेस देखने को मिलते हैं। अगर वो शुगर से अटैच है तो क्या बना दिए, इफ़ वेन फाउंड अटैच टू द शुगर, अगर शुगर से अटैच है तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और इस पे अगर फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड। देखो अभी हम एडिनाइन, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एडिनोसिन, यहाँ पे गुआनिन बेस था तो गुआनोसिन, तो क्या है, इस न्यूक्लियोसाइड इस तरह से जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम डीएनए को देखें या न्यूक्लियोटाइड को देखें तो कैसे देखेंगे हमें, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, इस तरह से क्या होंगे, आइलिक जब आए तो समझ आना न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए, आरएनए आर फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, डेट इज डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ओके, जैसे ये सारा अभी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये सब, ये क्या है, ग्लूकोज, इसका डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया ना, ये है राइबोस, ग्लाइसिन, देखो ये तीनों सेम है, यहाँ पे आर की जगह पे एच आ गया है, तो ग्लाइसिन, ये सारे याद रखना। CH3 आ गया, दैट इज एलानिन, CH2OH आ गया, सेरेनिन। फैटी एसिड में हमने एराकिडोनिक एसिड पढ़ किया है, जिसमें हमने देखा उसमें 20 कार्बन के थे, इंक्लूडिंग COH। तो यहाँ पे COH होगा और 19 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 14, 15, 16 कार्बन के बने होते हैं पामिटिक एसिड। और ये ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका स्टेरिफिकेशन हम लोग ने किया था तो क्या बना था, हमें ट्राइग्लिसराइड देखने को मिला था। देखो इसी का ही हम स्टेरिफिकेशन कर दिए, ट्राइग्लिसराइड में नहीं देखने को मिला, तो ये भी लिपिड है। फॉस्फोलिपिड, देखो इसमें फास्फोरस प्रेजेंट है, ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, और वहाँ पे स्टेरिफिकेशन भी किया गया है और साथ में यहाँ पे फास्फोरस भी जोड़ दिए। स्टेरिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे फास्फोरस जुड़ी से फास्फोलिपिड। ये लेसिथिन जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट था। कोलेस्ट्रॉल है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब हाँ, अब हम आते जो एडेनिन, हम लोग देखेंगे बेसेस एंड बेस देखेंगे जो नाइट्रोजन बेसेस हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड। तो ये एडेनिन क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन है। अब ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, एडेनोसिन। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये एडेनिन जो था ये अटैच हो गया इसके फर्स्ट कार्बन पे। अब एडेनिलिक एसिड, ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे फास्फोरस भी जुड़ गया, देख रहे हो। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल दिया है, दैट इज यूरासिल। यूरासिल जो है, अब यूरासिल अटैच हो गया शुगर पे, तो यूरिडीन, दैट इज न्यूक्लियोसाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो यहाँ पे, अच्छा नहीं दिया है तो ठीक है, याद रखना। एडेनोसिन बोलते हैं, यूरिडीन, साइटिडीन, तो ऐसे याद रखना। और कन्फ्यूजन करा देता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्वेश्चन पूछ के, तो ये याद करके रखना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स,
तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं ये हम अभी देखेंगे। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। तो हम लोग जब केमिस्ट्री देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हमें क्या पता चलता है, या तो ये जो या तो स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल कंपाउंड वाले होंगे या बिग कंपाउंड वाले होंगे। साथ में क्या इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को हम समझ सकते हैं और इनको हम खुद सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मेटाबोलाइट्स हैं इनको हम खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इफ़ वन वेयर टू मेक लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम इन लिस्ट देखें बायोमॉलिक्यूल तो हमें पता चलेगा थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमाइनो एसिड हुआ, शुगर हुआ। ठीक है, फॉर दैट गिवन सेक्शन वी कैन कॉल दिस बायोमोलिकुलर एज अ मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं 9.110। तो जो हम एलिमेंट पीछे पढ़े थे तो वो सब क्या थे, उनको हम मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। In animal, one notice presence of all such categories such as compound in 9.1. These are called primary metabolites. तो अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसे कहेंगे, किसी भी एनिमल टिश्यू में का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उनमें सारे अभी जो पिछले हम टेबल में देख के आए अर्थ क्रस्ट पे और एन ह्यूमन में जो एलिमेंट का कंपैरिजन देख के आए, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको देख के हम कह सकते हैं कि क्या ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स। However, one analysis plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds, then these called primary metabolites. तो जब हम प्लांट, फंगस एंड माइक्रोबियल सेल का स्टडी करेंगे तो हमें बहुत सारे थाउजेंड ऑफ कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। दैट इज अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो हम पीछे पढ़ के एलिमेंट अगर वो उनसे कंटेनिंग कंपाउंड है तो क्या उनको हम बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे जैसे अल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, मतलब ऐसे जो इंडस्ट्रियल बनाए जाते हैं और हमारे लिए उनका यूज किया जाता है आज के टाइम पे। तो ये प्लांट भी बनाते हैं आज के टाइम पे, इंडस्ट्रियल हम खुद सिंथेसाइज करते हैं ऐसे मेटाबोलाइट्स को और उसका यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे। ये क्या होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम याद रखना। Primary metabolites have identified function and play a known role in physiological process. We do not at the moment understand the role of function of all secondary metabolites. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि जो एनिमल है या प्लांट है, अगर वो कोई भी कंपाउंड बना रहा है या कोई भी ऑर्गेनिक चीज कंपाउंड बना रहा है, तो अगर वो उसका यूज कर रहा है अपनी फिजियोलॉजिकल या फंक्शन में यूज़ कर रहा है नॉर्मली, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अगर वो उस कंपाउंड का यूज़ अपनी फिजियोलॉजी में नहीं कर रहा है, वो वेस्ट है उसके लिए, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट उनके लिए वेस्ट है वो हमारे लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे। However, many of them are useful to the human welfare. तो उनके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो उनके लिए फिजियोलॉजिकल के लिए प्रोसेस के लिए कोई यूजफुल नहीं, वो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे रबर हुआ, ड्रग्स हुआ, तो वो सब प्लांट के लिए यूजफुल है, बट हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। स्पाइसेस, सेंट, ये सब का यूज हम ही कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इन लेटर चैप्टर वी
हम बाद में आगे के ईयर में हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो पहले हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इस वो सब जानने से पहले ये अच्छा होगा कि हम ये ही समझ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ इस टेबल से ही पूछता है। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, अच्छा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। जैसे अमाइनो एसिड हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब क्या होता है प्राइमरी, न्यूक्लियस हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सब क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे देखो कैरोटीनॉइड्स हुए, पिगमेंट का क्या होगा कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड्स के क्या होंगे मॉर्फिन एंड कोडिन्स। टर्पिनॉइड्स के होंगे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। ये याद करना है आपको, क्वेश्चन पूछा है। ड्रग्स इसेंशियल ऑयल जो होते हैं ग्लेमन एंड ग्रास ऑयल्स। टॉक्सिन जो होंगे एब्रिन एंड रिसिन। लैक्टिन कॉन्कावेलिन ए। ड्रग्स जो होंगे विनब्लास्टिन एंड सर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस दैट इज रबर, गम एंड सेलुलोज। याद करके रखो, ओके। अब हम आते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। बायोमाइक्रोमोलिक्यूल एंड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल ये सब क्या होती हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। जो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो एसिड सॉल्युबल होते हैं वो बायोमाइक्रो MICRO, ठीक है। देयर आर मेनी फीचर ऑफ कॉमन टू ऑल कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल। तो बहुत एसिड सॉल्युबल कंपाउंड है, तो इसके लिए बहुत सारी फीचर हमें पता होना चाहिए। एक तो दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 80 to 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर एसिड सल्यूबल है या नहीं है इसके लिए एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनका वेट, अगर इनका वेट 18 to 800 डाल्टन के बीच में है तो उसको बोलेंगे एसिड सल्यूबल। अगर इससे ऊपर रहा तो क्या बोलेंगे एसिड इनसल्यूबल। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एसिड जो इनसॉल्युबल होते हैं वो क्या उस तरह के 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, ये सब क्या है एसिड इनसॉल्युबल है। क्यों एसिड इनसॉल्युबल? प्रोटीन कैसे होते हैं, ये पॉलीमर है, देख रहे हो ये पॉलीमर है, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड की जुड़ का बना हुआ। न्यूक्लिक एसिड ये भी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ के न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ये पॉलीसैकेराइड ये भी पॉलीमर है सैकेराइड्स के। और जो लिपिड है सिर्फ यही पॉलीमर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है एसिड इनसॉल्युबल है। These classes of compound with exception of lipids have a molecular weight in the range of 10,000 डाल्टन एंड अबव। तो मॉलिकुलर वेट जो होता है लिपिड का उसको छोड़ के बाकी जितने भी अभी लिपिड हमने पढ़े प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ये सब क्या है इनका जो वेट है 10,000 डाल्टन से अबव है। सिर्फ लिपिड है जिसका 10,000 से कम है मॉलिकुलर वेट। फॉर दिस रीजन बायोमॉलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स। इस तरह से जो केमिकल कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो उसका मॉलिकुलर वेट 1,000 से डाल्टन से कम होता है, जिसका 1,000 डाल्टन से कम मॉलिकुलर वेट होता है उसको माइक्रोमॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिसका जो एसिड सॉल्युबल होते हैं जिसका 1,000 डाल्टन से अबव मॉलिकुलर वेट है उसको बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, ओके। मॉलिक्यूल इन दिस एसिड्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विथ एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। अभी हमने देखा प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, ये सारे क्या थे एसिड इनसॉल्युबल थे। लेकिन इनमें से सिर्फ एक लिपिड ही ऐसा है जो पॉलीमर नहीं है। बाकी हमने देखा प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। एंड फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है। और जो पॉलीसैकेराइड है वो भी ग्लूकोज का क्या है ग्लूकोज का भी पॉलीमर है। तो इसके लिए सिर्फ लिपिड ऐसा है जो पॉलीमर नहीं है, फिर भी ये क्या है एसिड इनसॉल्युबल है। एंड हुज मॉलिकुलर वेट देन व्हाई डू लिपिड हुज मॉलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड
8000 डाल्टन्स कम अंडर द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो लिपिड है, इसको एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखा गया कि जबकि ये ना तो इसका जो ना तो ये पॉलीमर है और ना ही इसका वेट जो है 800 डाल्टन से अबव है, फिर भी इसको एसिड इंसॉल्युबल में रखा गया। और इन्हें बायो माइक्रोमॉलिक्यूल भी या माइक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में रखा गया। लिपिड आर इंडिडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, हमें पता है लिपिड का जो वेट है 800 डाल्टन से कम है। And are present not only such as but also arranged into structure like cell membrane and other membrane। तो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते थे, हमने पढ़ के आए हैं अभी पिछले ही चैप्टर्स में। When we grind tissue we are disturbing the cell structures। अगर हम टिश्यू को ग्राइंड करें, उनको पीसे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकेड इनटू द पीस। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, वो उनके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे और वो क्या बना लेंगी, वेसाइकल्स बना लेंगी, जो कि वो छोटे छोटे टुकड़े में वेसाइकल के फॉर्म में आ जाएंगी, लेकिन वो नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल फिर भी नहीं होगी छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन होने के बाद भी। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल गेट सेपरेटेड अलोंग द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो क्या होगा, जब हम इनको क्या करेंगे, हम एसिड सोल्यूबल एसिड इनसोल्यूबल दोनों फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे, तो ये किस में आ जाते हैं, ये रिटेंटिव पार्ट में आ जाएंगे, एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ जाते हैं। ठीक है, ये वाटर में, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इनका छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कर लेंगे, फिर भी क्या होगा, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो एसिड इनसोल्यूबल या बायो माइक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में इनको इंक्लूड किया गया है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जरूरी नहीं कि लिपिड माइक्रोमॉलिक्यूल ही हो, वो माइक्रोमॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अब एग्ज़ाम के लिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये एसिड इंसोल्यूबल है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन बस ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन से कम है और ये पॉलीमर नहीं है। एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट द रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। तो जो एसिड सोल्यूबल पूल थे वो किसकी तरह थे, उसका कंपोजिशन देखने को मिला, जो हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म होती है उसकी तरह इसका कंपोजिशन देखने को मिलता है। मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल बिकम एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो जो माइक्रोमॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब किस में आते हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आएंगे। ऑर्गेनेल जैसे हमने सब पढ़ के आया ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब पढ़ के आए अभी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सब एसिड इनसोल्यूबल में आएंगे और साइटोप्लाज्मा भी क्या होगा, एसिड इनसोल्यूबल ही होगा। टुगेदर दे रिप्रेजेंट इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनेल। तो इनको ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म मिला देंगे तो क्या बनाते हैं, पूरी तरह एक लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ये। ठीक है, इसमें एक बहुत ही अच्छा टेबल है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक सेल की हम अपने सेल की जब एक कंपोजिशन देखेंगे, एक सेल के अंदर क्या क्या है, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा वाटर है जो 70 to 90% होता है, प्रोटीन जो होता है वो 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयरन जो होता है वो 1% होता है। ठीक है, ये याद रखना, कंपोजिशन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा देखो इसका होता है, सबसे कम ये है आयंस। अब हम चलते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल जो हैं पढ़े हम, अब उनके सारे स्ट्रक्चर्स और चीज़ें देखेंगे। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, इनमें पॉलीपेप्टाइड माने कई से पेप्टाइड। एक पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब दो अमीनो एसिड के बीच में क्या जुड़ते हैं तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि कई सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए पॉलीपेप्टाइड बोला। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय द तो ये लीनियर चेन है, अमीनो एसिड जो लिंक होता है इस बॉन्ड के थ्रू। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कब से मैं भूल के आ रही हूँ, 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एलाइन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सारे प्रोटीन से ही हैं। प्रोटीन ये सब क्या है, ये सब अमीनो एसिड हैं। प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर।
प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है। क्यों हेटेरोपॉलीमर है, नॉट होमोपॉलीमर? क्योंकि इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, एक ही अमाइनो एसिड जुड़ के नहीं बना है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर जुड़ के आए हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बना है, तो इसलिए ये हेटेरोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग। तो होमोपॉलीमर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक टाइप का अमाइनो एसिड नहीं, इसमें 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, तो कोई भी अमाइनो एसिड मिलके, इसलिए ये हेटेरोपॉलीमर है। अमाइनो एसिड कंटेज इंपॉर्टेंट लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। ओके, यू विल लर्न सर्टेन अमाइनो एसिड आर इसेंशियल फॉर। तो जो अमाइनो एसिड है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में इनका कम है, अमाइनो एसिड कम है, तो हमको सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं। डाइटरी प्रोटीन आर सोर्स ऑफ, जो हमारे जो भोजन से वो ही इसके सोर्स होते हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड जो है हम हमारे भोजन से ही मिल जाते हैं। देयरफॉर अमाइनो एसिड आर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो कुछ अमाइनो एसिड इसेंशियल है, कुछ नॉन इसेंशियल। लेटर आर दो जो विच आर आवर बॉडी कैन मेक वाइल गेट अमाइनो एसिड थ्रू आवर डाइटेड ऑफ प्रोटीन। तो जो हमारी बॉडी खुद फूड या उसको फूड के थ्रू या डाइट के थ्रू ले लेती है, अमाइनो एसिड को अब्जॉर्ब कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिवर। तो प्रोटीन जो है वो उससे ही हमारी शरीर की बिल्डिंग भी होती है और बहुत सारे उनका फंक्शन भी है हमारी बॉडी में। सम ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। तो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू हमारा जो हमने फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पता है हमें, फिलहाल ट्रांसपोर्ट चैप्टर नहीं है अब इस टाइम सिलेबस में, फिर भी तो कुछ न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन या फाइट करने के लिए भी कुछ हार्मोनल प्रोटीन जो होते हैं, हार्मोनल प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम भी जो होते हैं कुछ प्रोटीन के ही होते हैं। ये एक टेबल है, जितने भी टेबल इस चैप्टर में है वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है ये प्रोटीन्स के। जैसे कोलेजन्स है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। ट्रिप्सिन जो होता है एक एंजाइम की तरह काम करता है, जो हमारी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी जो होता है वो इन्फेक्शन एजेंट को किल करता है। रिसेप्टर्स जैसे सेंसरी रिसेप्टर जैसे स्मेल, टेस्ट एंड हार्मोन्स। ग्लूट 4 इस पे कोई ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनेबल द ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल में इसी के थ्रू होता है, इसी प्रोटीन के थ्रू। कोलाजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। एनिमल में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन्स है। एंड रोबुस्को जो होता है, राइबोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर सबसे अबंडेंट प्रोटीन है रोबुस्को। एंड कोलाजन जो होता है वो अबंडेंट होता है एनिमल्स में। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये भी एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीसैकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। तो ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल में ही आता है। हमने देख के आया कि पॉलीसैकेराइड भी मैक्रोमॉलिक्यूल है। एंड ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट। तो दे आर थ्रेड, लिटरली कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड सब बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये कई मोनोसैकेराइड्स, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से जुड़ के ये पॉलीमर बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्टिंग वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लू। तो जो सेल्यूलोज बना होता है किससे, कई सारे ग्लूकोज जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर। उस पॉलीमर का नाम है सेल्यूलोज। ये कौन सा ग्लूकोज रहता है, ये बीटा डी ग्लूकोज रहता है, याद रखना। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज जुड़ के ही बनता है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। प्लांट में जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है वो स्टार्च ही होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च किसका बना होता है, ये भी ग्लूकोज का बना होता है, लेकिन ये अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, इसका पॉलीमर होता है। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन इन
ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो भी ये भी किसके बने होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर है। इन्यूलिन एक पॉलीमर होता है फ्रुक्टोज का, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीसैकेराइड चेन जैसे ग्लाइकोजन, राइट इंड इज कॉल्ड रेड्यूसिंग इंड, लेफ्ट इंड इज कॉल्ड नॉन। तो एक इंड देखो, ये जो राइट इंड होगा ये रेड्यूसिंग, जो लेफ्ट इंड होगा नॉन रेड्यूसिंग। इट ब्रांचेस है सो इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, स्टार्स फॉर्म हेलिकल सेकेंड। तो स्टार जो होता है वो हेलिकल के फॉर्म में होता है, हेलिकल के फॉर्म में। इनफैक्ट स्टार जो होता है हेलिकल के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये क्या करता है, I2 को होल्ड करके रखता है। I2 मॉलिक्यूल है, उसको होल्ड करके रहता है। तो इसीलिए स्टार्च I2 के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। सेलुलोज ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सेलुलोज का स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं है, इसलिए वो बाइंड नहीं हो पाएगा आयोडीन से और कोई भी कलर का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। स्टार्च आई के साथ स्टार्च I2 बनाता है जो ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज रहता है, हमें पता है। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प कॉटन फाइबर्स इज अ सेल्यूलोजी। तो जो पेपर का फॉर्म मैन्युफैक्चर किया जाता है मैनमेड, वो कहाँ से बनता है, प्लांट की पल्प से। एंड जो कॉटन फाइबर है ये सब किससे, ये प्लांट का पल्प एंड कॉटन फाइबर जो होता है सेल्यूलोजिक होता है, ठीक है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। बहुत सारे और भी पहले पॉलीसैकेराइड देखने को मिलते हैं नेचर में, जैसे they have building block amino acid sugar, chemically modified sugar, glucosamine, N-acetyl galactosamine। तो ये सब भी किससे बने हैं, शुगर का ही पॉलीमर है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होते हैं, उसके जो आउटर स्केलेटन है दैट इज एक्सोस्केलेटन, वो किसे बने होते हैं, वो भी पॉलीसैकेराइड काइटिन के बने होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड जो होते हैं काइटिन, ये होमोपॉलीमर होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये भी एक माइक्रोमोलिक्यूल या बायोमाइक्रोमोलिक्यूल या एसिड इंसॉल्युबल भी बोल सकते हैं, एसिड इंसॉल्युबल है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलके ये पॉलीन्यूक्लियाइड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। टुगेदर पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज आर कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू। तो पॉलीसैकेराइड हुआ या पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड अभी हम देखें, पेप्टाइड जो प्रोटीन होता है, तो ये असल में ये ट्रू माइक्रो मॉलिक्यूल है किसी भी लिविंग टिश्यू या। फॉर न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लिक एसिड जो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बनाता है। न्यूक्लियोटाइड कई सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बना के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड है 3 केमिकल न्यूक्लियोटाइड हैं, उसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम पिछले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हेटेरोसाइकिल कंपाउंड दैट इज शुगर, वो शुगर कैसा होगा, मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसने नाइट्रोजन बेस को कहा। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, राइबोज, ये सब हुए। थर्ड जो फास्फोरस, तो शुगर, नाइट्रोजन बेसेस एंड फास्फोरस जुड़ के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर के होके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एज यू नो नोटिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजन बेस, हमने अभी मैं बता दी। ये नाइट्रोजन बेस क्या क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन सब्स्टिट्यूट, ये एडेनिन एंड गुआनिन क्या होते हैं, ये प्यूरिन होते हैं। बाकी जो है यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन, ये क्या है, पिरिमिडिन्स है, ठीक है। तो स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो जो हेटेरोसाइक्लिक है वो प्यूरिन या पिरिमिडिन होंगे, जिसमें 5 बेसेस आए, नाइट्रोजन बेसेस। शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोज। अगर शुगर जो होगा या तो राइबोज होगा, वो अटैच होगा, वो होगा न्यूक्लियोटाइड में, या तो शुगर में क्या होगा, या तो पेंटोज शुगर होगा, या तो D2 डीऑक्सी राइबोज होगा, ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होगा और राइबोज जो होगा वो आरएनए में होगा। डीऑक्सीराइबोज इसको क्यों बोला, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रोटीन जो होता है मेंशन ये हेटेरोपॉलीमर है, पर भी पढ़ के आए। अमीनो एसिड का ये पॉलीमर होता है। ये डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग इसको कहा गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको इनवर्बली इसको कहा गया, इनऑर्गेनिक में इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में कहा गया है, ठीक है। जैसे NaCl MgSol। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल वाइल रिप्रेजेंटिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया। जैसे बेंजीन हुआ, नेफ्थलीन हुआ। 3 डायमेंशन में भी इसका स्ट्रक्चर देखने को मिला बाय द बायोलॉजिस्ट। तो देखो एक सिंगल स्ट्रेट फॉर्म में बताए भी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला में स्ट्रक्चर देखने को मिला, 2 डायमेंशन मिला, और 3 डायमेंशन जो है इनका बायोलॉजिस्ट बनाया। 10 ठीक है। इस डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। तो बायोलॉजिस्ट ने 3D के थ्रू 4 तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताए। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो, तो ये 4 तरह के क्या क्या स्ट्रक्चर है हम आगे देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन विच आर फर्स्ट अमाइनो एसिड विच इज सेकेंड एंड सो ऑन कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पहला एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, इस तरह से पूरे जुड़ते जाएंगे। तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा उससे वो दूसरे जुड़ेगा, फिर तीसरे, इस तरह से जुड़ते जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ये प्राइमरी प्रोटीन हो जाएगा। प्राइमरी प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन लेफ्ट। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन था, देखो इस तरह से कई सारे अमाइनो एसिड जुड़े। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो क्या बताएगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड जो एकदम लास्ट राइट में होगा वो राइट इन बताएगा। एंड लास्ट अमाइनो एसिड राइट इन बताता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड लेफ्ट इन बताता है, ठीक है। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा लेफ्ट इन का, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसको एन टर्मिनल कहते हैं। देखो जैसे कई सारे अमाइनो एसिड जुड़े हैं, तो ये लेफ्ट इन, ये राइट इन, सबसे लास्ट वाला, ये सबसे लास्ट वाला अमाइनो एसिड सबसे फर्स्ट, तो ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल बताएगा। एंड द लास्ट अमाइनो एसिड दिखाता है सी टर्मिनल, ठीक है। प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड रीडिंग। तो जो प्रोटीन का थ्रेड है वो तो पूरी तरह रिजिड की तरह फॉर्म में नहीं रहते हैं। थ्रेड इज ये पूरे रॉड की तरह थोड़ी ना ऐसे दिखेंगे। ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये हेलिकल के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये हेलिकल के फॉर्म में एकदम जैसे स्टेयर केस की तरह, जैसे आपने सीढ़ियाँ देखी है ना उसकी तरह। ऑफ कोर्स सम ऑफ द पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो जो प्रोटीन है किस तरह से अरेंज है, हेलिक्स के फॉर्म में। जो DNA का हेलिक्स देखा है ना उसी तरह प्रोटीन जो होता है वो ओनली राइट हैंडेड हेलिकल आर ऑब्जर्व। राइट हैंडेड समझ में आता है, मतलब ये ऐसा इस तरह से वो राइट साइड ही दिखेगा, राइट हैंडेड helicals are observed. Other region of protein or thread are folded into other form that is called secondary structure. तो जो और भी तरीके से प्रोटीन फोल्ड हो सकता है, जैसे वो बनाता सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। In addition, long portion of chain is folded upon itself. It is like a hollow woolen ball. इसको कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। देखो सेकेंडरी पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन टर्सरी पे क्वेश्चन बार बार पूछा है। जब प्रोटीन आपस में खूब बहुत ज़्यादा एक दूसरे में फोल्डेड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, हॉल वूलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल व्यू दिखाता है। टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बताता है। प्रोटीन ये क्या बनाता है, ये प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी बताता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। देखो ये है प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी देखो पूरा ये थ्रेड के लाइन, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, लास्ट अमाइनो एसिड, इस तरह से। और सेकेंडरी क्या है, हेलिकल के फॉर्म में, ये अल्फा हेलिकल, ये बीटा हेलिकल। ये प्लेट देख रहे हो, ये प्लेट है, इस पर
और ये हेलिकल जैसे डीएनए देखा था ना ऐसा। टर्शरी जो है हॉलो वुलन बॉल की तरह है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कौन कौन से बॉन्ड देखने को मिलता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम क्वाटनरी, ये हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है क्वाटनरी। सम प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। तो कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें जो सिर्फ एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड नहीं होते, कई सारे पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से असेंबलिंग मतलब कनेक्टेड होते हैं। तो इंडिविजुअल फोल्डेड या तो इंडिविजुअल फोल्डेड या एक ही पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से क्या हो फोल्डेड हो, या तो बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और एग्जाम्पल लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पीयर अरेंज्ड वन अपॉन, जैसे एक स्पीयर है लीनियरली अरेंज, या इस स्पीयर अरेंज वन अप, अगर स्पीयर एक स्पीयर दूसरे स्पीयर पे एकदम अटैच होते जाए तो क्या बना लेगा क्यूब। जैसे एक है दूसरा, ऐसे क्या बना लेंगे पूरा क्यूब की तरह फॉर्मेशन कर लेंगे या प्लेट की तरह फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अडल्ट ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन है उसके पास 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। टू ऑफ दिस आर आइडेंटिकल टू, दो सब यूनिट हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। जैसे टू सब यूनिट अल्फा ये एक दूसरे के आइडेंटिकल, 2 सब यूनिट बीटा ये एक दूसरे के क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे। इस तरह से 4 सब यूनिट मिलके क्या बनाते हैं ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जो ये है क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन पूछता है ये इस टर्सरी पे, टर्सरी उसका फेवरेट है नीट का। ठीक है, अब हम आते हैं एंजाइम्स पे। नाउ वी विल सी एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वही एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूक्लिक एसिड के थ्रू भी एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, उसे राइबोजाइम कहते हैं। वन कैन डिपिक्ट एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। तो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो जो प्राइमरी प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उससे भी क्या बनता है एंजाइम बन सकता है। ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उससे भी एंजाइम बनते हैं। वो किससे बने होते हैं, और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही देखने को मिलता है। अभी हम पढ़ के आए एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन है वह सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर कोई एंजाइम है वो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर से बना है तो क्या देखने को उससे भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम उनका टर्सरी स्ट्रक्चर मान लें, हम टर्सरी स्ट्रक्चर के से बना है एंजाइम्स, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा बैकबोन ऑन द प्रोटीन चेन फोल्ड। हमें इनके बैकबोन पे क्या देखने का फोल्डिंग देखने को मिलेगी, उसके बैकबोन पे फोल्ड देखने को मिलेगा अपॉन इटसेल्फ। तो बैकबोन फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ, और इस तरह से ये क्रिस क्रॉस की तरह आपस में एक दूसरे से क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। हेंस में बहुत सारे क्रेविसेस एंड पॉकेट्स का फॉर्मेशन। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ना उसमें क्या होता है वो क्या बना लेता है, बहुत सारी फोल्डिंग करता है। प्रोटीन क्या आता है एक दूसरे में फोल्ड हो जाता है और बहुत सारे क्रेविसेस का फॉर्मेशन करता है और पॉकेट का मतलब होल बना लेता है। अगर उसके पास जब होल है मतलब वहाँ पे कोई भी एंजाइम्स या कोई भी एक्टिव साइट पे वो जाके लग सकता है, अटैचमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये है इसका एक्टिव साइट। तो ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ क्रेविसेस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फॉर्म फिट्स होते हैं। तो क्या होता है सबसे वहाँ पे फिट होते हैं जहाँ पे एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है एंजाइम में। तो एंजाइम में एक्टिव साइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ क्योंकि वो वहाँ पे वो अपने आप में क्रिस क्रॉस की तरह क्या करते हैं अपने आप में फोल्डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉकेट का फॉर्मेशन होता है या क्रेविसेस दिखाई देती है, वहाँ पे सबस्ट्रेट फिट हो जाते हैं। दस एंजाइम्स their active site, thus the enzyme through their active site catalyze the reaction at high rate। तो एंजाइम जब उसके एक्टिव साइट पे तो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट पे वो रिएक्शन को बहुत हाईएस्ट रेट पे कैटलाइज करता है। एंजाइम कैटलिस डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। तो एंजाइम जो कैटलिस्ट होता है
वो डिफरेंट होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से, ठीक है। बट मेजर डिफरेंस इन बिटवीन देम इन मेंशनड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वर्क करता है एट हाई टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे, ठीक है। एंजाइम जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे वर्क कर सकता है, लेकिन जो प्रोटीनियस एंजाइम है वो कैसा हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएगा। इससे हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हॉट जैसे हॉट स्प्रिंग, सल्फर स्प्रिंग। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो जो हम लोग निकालते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग से के में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सल्फर स्प्रिंग में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो वो एंजाइम हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और वो स्टेबल होंगे उस हाई टेम्परेचर पे भी और अपनी कैटलिटिक एक्टिविटी को शो करेंगे। इवन एट हाई टेम्परेचर 80 to 90 डिग्री पे भी वो अपनी कैटलिटिक पावर को कंटेन मतलब रिटेन रहता है उनका। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, वहाँ से हम उस एंजाइम निकालते हैं। अब केमिकल रिएक्शन, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस एंजाइम? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम समझते हैं, फिर हम एंजाइम को समझेंगे। केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस। केमिकल में दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस होती हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या देखने को मिलता है, उसका जो शेप है उसमें चेंज देखने को मिलेगा बिना किसी उसके जो उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें बिना ब्रेकिंग के ही उनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनके शेप में, एक्सटर्नल अपीयरेंस में। तो इसे ही फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। एंड द फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर में चेंजेस हुआ, अगर गैस है तो लिक्विड हो जाएगा या लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा। तो आइस मेल्ट इनटू द वाटर, वाटर में इनटू द वेपर। हाई टेम्परेचर जैसे देंगे तो आइस क्या वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर और ज़्यादा हीट देंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेट में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस में एक्सटर्नल अपीयरेंस या शेप में चेंजेस आए या स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आए, ये दोनों भी चीज़ें देखने को मिलती है। हाउएवर व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो बहुत बार कभी कभी क्या होता है कि जो एक बॉन्ड ब्रेक होकर दूसरा बॉन्ड नया बॉन्ड बनता है, और ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन नया कुछ बनने के लिए एक बॉन्ड टूटेगा और दूसरे से जुड़ेगा और नया जो बॉन्ड बनाएगा, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड में ये क्या है, टूटेंगे ये दोनों और यहाँ पे लग जाएगा, बेरियम से लग जाएगा SO4 और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन देखने को मिला। इसी तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू द ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही जब स्टार्च है, स्टार्च को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज देखने को मिलेगा। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर टू द प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो जो प्रोडक्ट हुआ पर यूनिट टाइम में कितना फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं रेट। रेट माने कितना प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड, रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो हम इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय द टेम्परेचर। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिएक्शन है वो किससे इन्फ्लुएंस है, किससे कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर पे कंट्रोल है। The general rule of thumb is rate double or decrease by the half every 10 degree changes in either direction। किसी भी डायरेक्शन में चेंजेस हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस चेंजेस हो। अगर 10 डिग्री चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा, चाहे डबल चाहे हाफ हो जाएगा रिएक्शन। क्या होगा, जो रेट का रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा या तो हाफ हो जाएगा 10 डिग्री चेंज होने पे किसी भी डायरेक्शन में। तो ये कैटलाइज ये काम कौन करता है, एंजाइम से ये काम करते हैं।
कैटलिस्ट ये काम करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन है प्रोसीड रेट वेरी हाईयर देन द अनकैटलिस्ट। तो कोई भी रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो कैटलिस्ट हाईयर रिएक्शन प्रोसीड करता है। रिएक्शन वही बनेगा चाहे हम रिएक्शन अगर हम कैटलिस्ट को ना डालें तो भी लास्ट में प्रोडक्ट वही बनेगा, प्रोडक्ट सेम रहेंगे, बस ये है कि वो फास्ट कर देता है, रेट को फास्ट कर देता है। तो अनकैटलिस्ट जो होते हैं वो बहुत स्लो प्रोडक्ट देंगे। व्हेन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो अगर कैटलिस्ट एब्सेंट है तो रिएक्शन स्लो होगा, प्रोडक्ट सेम मिलेंगे। अगर हमने एंजाइम डाल दिया या कैटलिस्ट डाल दिया तो प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे मिलेंगे। तो जैसे देखो हमारे जैसे प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में क्या देखने को मिलता है हमें, तो कार्बोनिक हाइड्रेज में कार्बोनिक हाइड्राइज देखने को मिलता है हमारे साइटोप्लाज्म में। तो वहाँ पे CO2 और वाटर मिलेंगे और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। ये है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अगर ये एंजाइम ना प्रेजेंट होता हमारे साइटोप्लाज्म में तो रिएक्शन स्लो होता। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। तो क्या रिएक्शन बहुत स्लो होगा। विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 फॉर्म्ड इन 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल ही कार्बोनिक एसिड का फॉर्म होगा अगर एंजाइम नहीं है तो। यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट द जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में कार्बोनिक हाइड्रेज, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है जो प्लाज्मा में साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और 10,000 लाख तो 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे पर सेकेंड में। समझ में आ रहा है कितना फास्ट हो गए। 1 सेकेंड में हमें 6 लाख मॉलिक्यूल का कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंजाइम आर एक्सलेटेड रिएक्शन रेट बाय द 10 मिलियन टाइम। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो 10 मिलियन टाइम क्या रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। 1000 ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटलिस्ट। तो बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ईच कैटलिस्ट यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक। सबका एंजाइम तो बहुत सारे हैं लेकिन सबका एक स्पेसिफिक या यूनिक मेटाबॉलिक की रिएक्शन करता है। जैसे मल्टीपल केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इस कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में हम बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलते हैं जो कैटलाइज होते हैं एंजाइम से। ठीक है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन में। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें लगे। तो ये सब के लिए पूरे 10 स्टेप लगते हैं। ठीक है। देखो ये है ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ा, तो इस तरह से क्या हुआ पायरुविक एसिड इन एक्चुअली पाथवे ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में फॉर्मेशन हो जाता है विथ डिफरेंट बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, 10 एंजाइम्स लगते हैं। तो ये सारे के हम रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में दिया है, इंपॉर्टेंट भी है। स्टेज यू एज दिस स्टेज यू शुड नाउ नो that this very metabolic pathway with 1 or 2 addition reaction give rise to वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। तो हम लोग कह सकते हैं हमें बहुत सारे मेटाबॉलिक जब पाथवे देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं और हमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं। इन स्केलेटल मसल अंडर, अगर स्केलेटल मसल में एरोबिक कंडीशन होती है, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म। लेकिन एनारोबिक कंडीशन जब आती है तो क्या होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अंडर एरोबिक कंडीशन में क्या पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड इन ईस्ट में हमेशा फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आगे चल के हैं। तो क्या ईस्ट में सब में एंजाइम लग रहे हैं, ईस्ट में फर्मेंटेशन होगा तो वो उसमें जो अल्कोहल या क्या बनेगा वो बात अलग है, देखेंगे। और फिर इसके बाद पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज में, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। तो ठीक है, सब अच्छे से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नहीं
रेस्पिरेशन में देखेंगे। हाउ डू द एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, तो कैसे केमिकल कन्वर्जन का को बहुत फास्ट करता है ये एंजाइम्स। अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम लिटिल मोर, हम लोग इसके लिए हमें क्या थोड़ा सा और ज़्यादा एंजाइम के बारे में पढ़ना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट, हम लोग पता है एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है एंजाइम में, वहाँ पे आके जुड़ते हैं क्या, सबस्ट्रेट आके जुड़ते हैं। केमिकल एंड मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू द रिएक्शन, chemical which is converted into the product is called substrate। तो केमिकल जो है वो प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, जब उस पे एंजाइम पे आएंगे सबस्ट्रेट होंगे। हिंस एंजाइम और प्रोटीन विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो हमेशा जो एक्टिव साइट होगा वो एक्टिव साइट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो 3 डायमेंशनल प्रोटीन होगा तभी। 3 डायमेंशनल वाले प्रोटीन में ही एक्टिव साइट देखने को मिलता है, वहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा, अटैच होगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, सबस्ट्रेट को ऐसे डिनोट करते हैं और वो बाइंड करेगा एंजाइम पे, एक्टिव साइट, एक्टिव एंजाइम में एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे आके ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है, ये एक्टिव साइट कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्पेस हो, होल हो। सबस्ट्रेट हैव अ डिफ्यूज, ये जब सबस्ट्रेट है ये डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट, सबसे हाँ एक्टिव साइट पे आके आ जाएंगे। देयर इज ए दस ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंजाइम सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे जब एंजाइम पे सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फिर इसके बाद ई स्टैंड फॉर एंजाइम्स, एस सब स्टैंड फॉर सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो होगा ये ट्रांजिएंट होगा, मतलब कुछ टाइम के लिए होगा, परमानेंट नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा उसमें, during the state where substrate bound to the enzyme active site, new structure of substrate called transition state structure is formed। तो जब क्या होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबसे न्यू स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट है वो आ जाता है, सबसे जब अटैच हो जाता है तो न्यू स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कम्प्लीटेड, इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड है बना था वो अब क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। एंड रिलीज द प्रोडक्ट एंड फ्रॉम द एक्टिव साइट, तो क्या होगा पहले देखो, ये सारा फॉर्मेशन इसने बोल दिया कि पहले क्या होगा, एक्टिव साइट प्रोटीन है, प्रोटीन पे क्रेविसेस या पॉकेट्स हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट पे आके क्या होगा, सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर वो ट्रांजिशन स्टेट में स्ट्रक्चर में जाएगा, फिर इसके बाद जैसे ट्रांजिशन स्टेट चला जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द तो जो सबस्ट्रेट हुआ किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, केमिस्ट्री के हिसाब से। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, तो पहले उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ेगा। देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट, तो ये एक अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट देखने को मिलता है बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, तो ये एक अल्टर स्ट्रक्चर स्टेट देखने को मिलता है जो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में देखने को मिलता है। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या देखने को मिलता है, इनमें ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। Implicit in this statement, in fact, the all other intermediate structure state आर अनस्टेबल, बाकी जितने भी बीच में सारे स्टेबल्स हमें स्टेट हमें देखने को मिला है सब क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। स्टेबल सिर्फ सबस्ट्रेट होगा एंड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी इज समथिंग रेफर टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल, तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, एनर्जी का स्टेटस क्या है। ठीक है, हेंस वी लुक, अगर हाई एनर्जी है तो क्या होगा, वो उछल कूद ज़्यादा करेगा तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द, जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर देगा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट द और यही क्या दिखाएगा, ट्रांजिशन स्टेट दिखाएगा। यू विड
नोटिस द टू थिंग्स, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो एनर्जी का लेवल का डिफरेंस भी देखने को है। सबस्ट्रेट का एनर्जी अलग है, देखो प्रोडक्ट का ज़्यादा है, अलग है, ठीक है, दोनों की एनर्जी में चेंजेस हैं, ठीक है। ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे। पी इज एट लोअर, पी जो है लोअर लेवल पे होगा देन द यस रिएक्शन, और इसलिए ये एक्सोथर्मिक। अगर यस ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ओनली वन नीड नॉट सप्लाई द एनर्जी और इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर क्या हमने ये क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिला। ये प्रोडक्ट नीचे है, सबसे ऊपर है, इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट में आके क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, रिएक्शन अपने आप होती है, कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। यस हैड टू गो थ्रू द मच हायर एनर्जी स्टेट ऑफ ये सब स्टेट जो है वो हायर एनर्जी दैट इज ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा। और डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी कंटेंट सबस्टेट फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी बिटवीन द सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्टेट टू प्रोडक्ट मोर इजी। अगर एंजाइम अगर उसमें एंजाइम डाल दे तो एनर्जी की जो ज़रूरत पड़ती है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे विदाउट दी एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम नहीं दिया गया है तो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे एंजाइम नहीं दे दिया गया तो यहाँ उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई लेवल स्टेट की एनर्जी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने में ही अपना काम करके प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। रिएक्शन बस याद रखना, सबस्ट्रेट ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज करेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर एंजाइम के बिना है तो वो ट्रांजिशन स्टेट जो होगा वो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम करना है तो हमें क्या होगा, एंजाइम डालना पड़ेगा और रिएक्शन फास्ट मिलेगा और कोई भी हमें इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Nature of enzyme E has a substrate S binding in its molecule so that high reactive enzyme substrate complex is produced। तो क्या होगा, एंजाइम जो होता है इसे बताया जाता है S जो है सबस्ट्रेट होता है और दोनों में बाइंडिंग होती है और क्या बना लेते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसके बाद वो ब्रेक डाउन होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है और जो एंजाइम है वो जैसा है वैसे ही रहता है विथ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम प्रोडक्ट के फॉर्मेशन तक क्या होता है, ये इंटरमीडिएट की तरह रहता है। ये जो एंजाइम्स होता है वो कैसे होता है, वो अनचेंज्ड होता है, फिर बाद में जब प्रोडक्ट रिलीज होता है तो वो अनचेंज होके वापस से रिएक्शन के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट है, दोनों मिलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर दोनों ब्रेक डाउन होगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग अलग डिसोसिएट हो जाएंगे। कैटालिटिक रोल ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन एंड डिस्क्राइब फॉलोइंग। फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो पहली बार क्या होगा, ये सारा जो भी स्टेप दिया है क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसलिए स्टेप वाइज सब याद रखना। पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम पे उसके एक्टिव साइट पे और फिट हो जाएगा एक्टिव साइट पे एंजाइम के। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर द शेप। और जैसे ही एंजाइम पर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा, उस शेप में चेंजेस हो जाएंगे, एंजाइम के शेप में चेंजेस होके क्यों होंगे ये चेंजेस, जिससे सबस्ट्रेट हो वो टाइटली बाउंड हो जाए, ठीक है। The active site of enzyme now close proximity of substrate break the chemical bond to of the substrate and new enzyme product complex is formed। तो क्या हुआ, एक्टिव साइट जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट जो उसके एकदम क्लोज है उसका जो ब्रेक हो जाए, उसके जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएंगे, मतलब
एक्टिव साइट एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी थी उसको ब्रेक करके उसका केमिकल बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाता है और क्या बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। द एंजाइम, फिर इसके बाद क्या होगा, लास्ट में एंजाइम रिलीज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाएगा। एंजाइम रिलीज इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम्स, और जो एंजाइम फ्री है अब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए मतलब एक्टिव साइट प्रोवाइड करेगा जिससे दूसरे सबसेट आके अटैच हो जाए और फर्दर कैटालिटिक रिएक्शन के लिए रेडी रहता है। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले सबसेट एंड एक्टिव साइट पर के एंजाइम पर क्या होगा, बॉन्डिंग हो बनेगी या क्या होगा, या तो उनकी बाइंडिंग होगी। फिर बाइंडिंग होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, शेप में चेंजेस देखने को मिलेगा। किस एंजाइम के शेप में चेंजेस इसलिए देखने को मिलेगा जिससे दोनों टाइटली बाउंड हो जाए। फिर इसके बाद जो टाइटली बाइंडेड है एक दूसरे से, अब क्या होगा, केमिकल बॉन्ड के थ्रू अब वो तोड़ देंगे और बना लेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे और लास्ट में एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे और ये एंजाइम है फिर से अवेलेबल हो जाएगा दूसरी कैटालिटिक रिएक्शन के लिए। अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम की एक्टिविटी में। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंजिंग कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, वो चेंज होती है। कब वो चेंज होती है, जब वो अल्टर करता है टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट देखने को मिलता है। सीधा सीधा अगर प्रोटीन के 3D में अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस आए तो एंजाइम की एक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये किस पे डिपेंडेंट करता है, टेम्परेचर पे, पीएच पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट द एक्टिविटी। अब हम आते हैं टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच कैसे जो एंजाइम्स हैं उनको उनके टर्शरी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है या अफेक्ट करता है। तो एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम को ना बहुत लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो नहीं, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर तक ही काम करेगा, एक ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करेगा। द एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमल पीएच। तो एंजाइम वो या अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन कंडीशन पे क्या होगा, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू के अबव या बिलो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परली इनएक्टिव स्टेट वेयर द हायर टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय द हीट। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डीनेचरेशन देखने को मिलेगा प्रोटीन में या एंजाइम में बोलो। और जो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट। तो क्या होगा, जैसे अब शुरुआत में क्या होगा, अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी फास्ट मतलब देखने को मिलेगी और रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा। रिएक्शन एक्टिविटी रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी, और जब रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाय द फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और एक बार जब वो मैक्सिमम कंडीशन पे वेलोसिटी पे पहुंच गया रिएक्शन, इसके बाद वो एक्सीड नहीं करेगा, चाहे हम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कितनी भी बढ़ाएं, वो क्या होगा, उसका वो जो एक्टिविटी है रिएक्शन की वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है are fewer than the substrate molecule and after saturation of this molecule there is no free enzyme to bind with additional substrate molecule। क्योंकि जब सारे एंजाइम यूज हो गए तो अब एंजाइम बचे ही नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो और रिएक्शन देखने को मिले। तो इसीलिए क्योंकि जो फ्री एंजाइम थे वो क्या थे, अब
अवेलेबल नहीं है, इसके लिए रिएक्शन फर्दर नहीं होगा। इसीलिए यही चीज़ें यहाँ पे दी हैं। देखो एंजाइम एक्टिविटी ये दर्शा रहा है और ये पीएच, ये टेम्परेचर। देखो एंजाइमिक एक्टिविटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है एट दी एक टेम्परेचर पे क्या हो रहा है देख रहे हो। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, सबस्ट्रेट हम बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट हम बढ़ा रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी देख रहे हो बढ़ा ही रहे ना, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है एक ऑप्टिमल पीएच के बाद। वैसे टेम्परेचर का इस ऑप्टिमल टेम्परेचर के बाद हम कितना भी सबस्ट्रेट का इंक्रीज करें, रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो के एम वैल्यू क्या है, जब वी मैक्स हाफ बताता है के एम वैल्यू, जब वेलोसिटी जो मैक्सिमम है उसकी आधी जो है वो बताती है के एम वैल्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल बाइंड टू द एंजाइम्स। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव होती है केमिकल रिएक्शन में। व्हेन बाइंडिंग ऑफ केमिकल शॉर्ट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। तो जब जो बाइंडिंग है वो शट ऑफ हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी अगर रोक दिए तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनहिबिशन। और जो इसके वजह से एंजाइम की एक्टिविटी रोका जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular substrate inhibit the activity of enzyme। तो जो इनहिबिटर है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है उसको बोलते हैं इनहिबिटर। तो जो इनहिबिटर है वो एकदम सबस्ट्रेट के जैसा ही इनका स्ट्रक्चर या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिले, मतलब दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों इनहिबिटर और जो हमारा सबस्ट्रेट है जो एंजाइम से अटैच हो रहा है दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। तो हम समझ नहीं पाएंगे कि इनहिबिटर है कि सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की जगह पे क्या आ जाए, इनहिबिटर जाके एंजाइम से जुड़ जाएगा और रिएक्शन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव। इसे ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि जो एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे इनहिबिटर आके जुड़ जाएगा और इनहिबिट कर देगा रिएक्शन को। इसके लिए बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलरिटी दिख रही है स्ट्रक्चर में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में। इनहिबिटर कम्पीट विथ सबस्ट्रेट, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है फॉर द सबस्ट्रेट, एज रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइन। और इसीलिए क्या होगा, जैसे इनहिबिटर आके लग जाएगा या एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा तो क्या होगा जो एंजाइम का एक्शन हो वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इनहिबिटर कौन है इसमें देख, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय द मेलानोइड विच कजरी रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो सक्सिनेट एक सबस्ट्रेट है जो किससे जुड़ता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से जुड़ के क्या रिएक्शन करता है। तो लेकिन क्या होता है, वहाँ पे एक इनहिबिटर है दैट इज मेलोनेट। तो मेलोनेट इस सक्सिनेट को ना जुड़ने देता है, वो ही जुड़ जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से। ठीक है, और जो रिएक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। इनहिबिटर आर ऑफ्टन यूज इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। जो पैथोजन है जिससे डिजीज वगैरह होती है उनको भी रोकने का काम ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करते हैं। समझ में आया। अब हम आते हैं एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है वो सारी चीज़ें देखेंगे। साजेश ऑफ एंजाइम हैज़ बीन, बहुत सारे एंजाइम, 1000 से भी ज़्यादा एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है। एंड दिस एंजाइम है क्लासीफाइड इनटू ग्रुप। तो ये एंजाइम को हम डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किए हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, कैसे वो कैटलाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, उस बेसिस पे हमने इनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया है। एंजाइम डिवाइडेड इनटू, इनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और 4 से 4 to 13 सब क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है और 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहला जो क्लास है
ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, इनमें क्या होगा, एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट। तो इसमें देखो एक का रेडिशन एक ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये इसका अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, इसके लिए बोले ऑक्सीडो रिडक्टेज। समझ में। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज में क्या होगा, एंजाइम कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, जैसे अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप का ट्रांसफर कर दे बिटवीन द पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। मान ली एक सबस्ट्रेट ए है, एक सबस्ट्रेट ए, एक के पास जो ग्रुप है वो कोई भी ग्रुप है, सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़िए कोई भी ग्रुप होगा वो यहाँ से इस एस से निकल के इस एस से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस एस से निकल के इस एस से अटैच हो गया, देख रहे हो, तो इसे ट्रांसफरेज कहते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जैसे ईस्टर है, ईथर है, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सीसी बॉन्ड से, तो जितने भी ये सब बॉन्ड है उनको हाइड्रोलिसिस करने का काम, उनको हाइड्रोलिसिस का काम करने का काम कौन करता है, लाइसिस करते हैं। तो जब ये हाइड्रोलिसिस इनकी होती है तो क्या बनता है, उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जब ऐसे बॉन्ड ईस्टर, ईथर या ग्लाइकोसिडिक ये सारे बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करने को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। और जब अगर देखो यहाँ पे बोला है रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय द मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि क्या होता है, रिमूवल करते हैं और ग्रुप का सबस्ट्रेट से, ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्म है और दोनों रिमूव कर गए, तो इसे लाइसिस कहते हैं। और पांचवा जैसे आइसोमरेज, आइसोमरेज में क्या है, आइसोमर बनाते हैं एक दूसरे के। ऑल एंजाइम कैटलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर्स। ये सारे केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमर्स या ये पोजिशनल, ये सारी चीज़ें हम देखे हैं। लाइगेज में क्या है, दो बॉन्ड को जोड़ने का, लिंकिंग का काम करते हैं। तो कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ CO बॉन्ड, सी दो एंजाइम के बीच में CO बॉन्ड बन सकता है, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड, PO बॉन्ड, इस तरह से एंजाइम एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब लास्ट आते हैं हम कोफैक्टर। कोफैक्टर आज ये क्या है, एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन सेवरल पॉलीपेप्टाइड। तो एंजाइम किसके बने थे, प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलता है, तो ये किसके, तो ये कंपोज्ड होंगे तो कई सारे पॉलीपेप्टाइड उनमें देखने को मिलेगा। देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कौन होता है, जो देखो अगर नॉन प्रोटीनस पार्ट है, जो नॉन प्रोटीन, देखो एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें नॉन प्रोटीन जो वाला पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, कोफैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं एंजाइम में, जिससे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी एक्टिव रहती है, वो जिससे वो कैटालिटिकली एक्टिव रहते हैं। इसके लिए उनके पास नॉन प्रोटीनस भी प्रेजेंट होते हैं। इन दिस इंटर प्रोटीनस पोर्शन जो होता है एंजाइम का इज कॉल्ड अपो। जो प्रोटीन, देखो एंजाइम किससे बनता है, प्रोटीनस पार्ट का, उसको अपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। द काइंड ऑफ कोफैक्टर आइडेंटिफाई, जो कोफैक्टर हैं जो नॉन प्रोटीनस हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ये नॉन प्रोटीनस है, को एंजाइम्स नॉन प्रोटीनस एंड मेटल एंजाइम, मेटल आयंस, ये सब क्या है, नॉन प्रोटीन। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एंजाइम जो होते हैं वो किस, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होते हैं, और दूसरा अपो एंजाइम जो प्रोटीनस पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बनता है एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं ये सिंपल भी हो सकते हैं या इसको होलो एंजाइम, एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, सिंपल या होलो एंजाइम्स। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द होलो एंजाइम्स, ये शायद 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, हेलो एंजाइम इज इक्वल टू अपो एंजाइम्स, जो अभी देखिए अपो एंजाइम प्रोटीनस पार्ट प्लस को एंजाइम्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला को एंजाइम्स। ठीक है, तो कोफैक्टर में को एंजाइम्स होते हैं, तो कोफैक्टर में जो नॉन प्रोटीनस है उसमें को एंजाइम्स और को एंजाइम्स प्लस अपो एंजाइम्स मिलके क्या होते हैं, होलो एंजाइम्स बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
इसलिए बता दिया। अब हम एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कोफैक्टर, 3 तरह के कोफैक्टर हमने देखा है, ठीक है, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, मेटल आयन। तो ये बाकी 2 से कैसे अलग हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं अपोएंजाइम से। जो प्रोटीनियस पार्ट है, ये प्रोटीनियस पार्ट है, उससे ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप काफ़ी टाइटली बाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जैसे पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। विच कैटलेज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड पार्ट ऑफ एक्टिव साइट एंड इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो हीम क्या है इसमें, हीम है ये कोएंजाइम से ये अटैच होता है अपोएंजाइम से, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट जो कोएंजाइम्स है, नेक्स्ट जो कोएंजाइम्स है जो होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, लेकिन इसमें ये भी एसोसिएटेड होता है अपोएंजाइम से, एकदम को जो अभी हम पढ़े प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके ही जैसा ही है, बस इसमें क्या है, ये ट्रांजिएंट होता है। क्या होता है, ये ट्रांजिएंट होता है, ये कुछ समय के लिए बाउंडेड होता है, ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। और ये कब, जब कैटालिसिस देखने को मिलता है तब ये चीज़ें देखने को मिलती है। फर्दर कोएंजाइम आर सर्व एज अ कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। तो कोएंजाइम जो होता है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है और बहुत सारे एंजाइम से क्या कर सकता है, रिएक्शन दिखा सकता है ये। तो इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट में ऑफ मेनी कोएंजाइम्स हैं। तो कोएंजाइम्स की एग्जांपल क्या है, कोएंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो जितने विटामिन्स हैं वो क्या होता है, कोएंजाइम्स होते हैं। जैसे कोएंजाइम जैसे निकोटीन, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये कोएंजाइम्स हैं। NADF कंटेन द विटामिन, और NADF में भी एक विटामिन होता है दैट इज नियासिन। तो ये क्या है, कोएंजाइम्स हैं। लास्ट है जो मेटल आयंस जो होता है विच फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट एंड सेम टाइम फॉर्म द वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिसके पास क्या होता है, मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं, मेटल आयन होते हैं, जिससे वो मेटल आयन क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी को दिखाते हैं। अब वो कोऑर्डिनेशन एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के। तो एंजाइम में जो होता है मेटल आयन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक्टिविटी शो होती है, और ये मेटल आयन क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। जैसे जिंक एक कोफैक्टर है फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जिंक क्या है, एक कोफैक्टर है दैट इज मेटल आयन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइड में जिंक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस व्हेन कोफैक्टर आर रिमूव फ्रॉम द एंजाइम्स। तो अगर ये कोफैक्टर जो अभी हमने पढ़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस एंड कोएंजाइम्स, ये तीनों भी अगर ना रहें, अगर एंजाइम में प्रेजेंट ना हो तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम की वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर लोगों में करो, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।